नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सिगरेट पीना वैसे तो बड़ी बुरी आदत है, लेकिन दोस्तों क्या आप लोग यकीन करेंगे कि सिगरेट पीना किसी के लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है। जी हाँ, आज मैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, सिगरेट की वजह से इनका बड़ा फ़ायदा हो गया। मैं बात कर रहा हूँ 70 के दशक की सबसे खूबसूरत, टैलेंटेड और सबसे बड़ी फैशन आइकॉन परवीन बाबी के बारे में। बात है 1971 की। बी आर इशारा अपनी फिल्म चरित्र पर काम कर रहे थे और चरित्र से 60 के दशक के बड़े ऑलराउंडर और पावर हिटर्स में से एक सलीम दुरानी को अपनी फिल्म से लॉन्च कर रहे थे। सलीम दुरानी के बारे में ये कहा जाता है कि सलीम दुरानी ऑडियंस की डिमांड पर सिक्स मारते थे। मतलब दर्शकों में जहाँ से आवाज़ आई सिक्स, उस तरफ ही सिक्स मार देते थे। रिटायरमेंट के बाद बी आर इशारा ने उनको फिल्मों में मौका देने की पेशकश की और चरित्र में उनको लीडिंग मैन का रोल ऑफर किया। सलीम दुरानी तो फाइनल हो चुके थे और बी आर इशारा अपनी फिल्म के लिए एक हीरोइन की तलाश कर रहे थे। एक मॉडर्न कैरेक्टर था, एक ऐसी लड़की जो सिगरेट पीते हुए अच्छी लगे, मतलब हाई सोसाइटी में रहने वाली लड़की। उनको वो लड़की मिल नहीं रही थी। उस दौर की जो एक्ट्रेसेस हैं, और एक नए लड़के के सामने एक नया हीरो था, तो जो बड़ी स्टार थी वो किसी नए हीरो के सामने के साथ क्यों काम करती। एक नई लड़की की तलाश थी, वो लड़की मिल नहीं रही थी। अहमदाबाद में बी आर इशारा को एक पान की दुकान के सामने एक लड़की दिखाई देती है जो बड़े स्टाइल में सिगरेट पी रही है। उस लड़की की मैनरिज्म में और उसके हाव भाव में बी आर इशारा को ऐसा लगा कि हाँ, ये मेरी हीरोइन की कैरेक्टर में फिट बैठती है, जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है। बी आर इशारा ने उस लड़की से बात की और उसके परिवार वालों से मिले और उसको अपनी फिल्म में रोल दे दिया। फिल्म थी चरित्र, 1972 में रिलीज हुई। ना ये फिल्म कुछ खास चली, ना सलीम दुरानी चले, लेकिन परवीन बाबी चल गई। इसको उनको अगली फिल्म मिल जाती है त्रिमूर्ति, वो भी कुछ खास नहीं चलती है। लेकिन त्रिमूर्ति और चरित्र के साइन करते के बीच, इसी बीच वो एक और फिल्म साइन करती हैं। वो थी रवि टंडन की मजबूर, जिसमें अमिताभ बच्चन लीडिंग मैन के तौर पर थे। तो अमिताभ उतना नहीं चले थे, लेकिन इसे रवि टंडन की खुशकिस्मती कहिए या परवीन बाबी की खुशकिस्मती कहिए, 1973 में अमिताभ की जंजीर ब्लॉकबस्टर साबित होती है और अमिताभ स्टार बन जाते हैं। और मजबूर 1974 में रिलीज होती है और मजबूर को इसका फ़ायदा मिल जाता है। खैर, ज़रा पीछे चलते हैं और परवीन बाबी के बचपन की तरफ चलते हैं। 4 अप्रैल 1954 गुजरात में नवाबों खानदान में जन्म हुआ। पिता थे अली मोहम्मद बाबी, जो नवाब थे। माता पिता की शादी के 14 साल के बाद बेटी का जन्म हुआ था। इकलौती बेटी थी, जाहिर है माँ बाप दोनों का लाड़ प्यार मिला, किसी चीज़ की कमी तो थी नहीं। बचपन अच्छे हुआ, बचपन बड़े लाड़ प्यार में बीता, किसी चीज़ का अभाव नहीं देखा था। अच्छी स्कूलिंग, कॉन्वेंट में स्कूलिंग हुई, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हुई। आज़ाद ख्याल की लड़की थी। बिना मांगे फिल्मों में ब्रेक मिला। मतलब ऊपर वाला पूरी तरह से मेहरबान था। लेकिन जीवन में कोई ना कोई कमी तो रह ही जाती है। जीवन परवीन बाबी के जीवन में भी थी, जो आने वाली थी। खैर, फिल्मों में एक सफल शुरुआत हो चुकी थी। मजबूर 1974 में रिलीज होती है और अच्छी खासी चलती है। एक थ्रिलर था, मर्डर मिस्ट्री थी। मजबूर में इनकी जोड़ी हिट हुई और इसी हिट जोड़ी को, अमिताभ और परवीन बाबी की हिट जोड़ी को यश चोपड़ा ने
दीवार में रिपीट किया। इसमें परवीन बाबू कुछ और फिल्में कर चुकी थी, जैसे 36 घंटे कर चुकी थी, लेकिन 36 घंटे एक अलग तरह की फिल्म थी। उसमें राजकुमार थे, माला सिन्हा थी, परवीन बाबू के अपोजिट विजय अरोड़ा थे। हालांकि विजय अरोड़ा का रोल बड़ा छोटा था। 36 घंटे फिल्म बहुत अच्छी थी, लेकिन शायद या तो समझ कुछ पहले आ गई, या राजकुमार जो हमेशा अपनी भारी भरकम डायलॉग डिलीवरी के लिए जाने जाते हैं, एक ऐसा कैरेक्टर है जो कभी झुक नहीं सकता है, उसमें एक अलग तरह की भूमिका में थे। एक प्रोफेसर है और उसके किडनैपर उसके घर में घुसाए हैं, कुछ अपराधी घुसाए हैं, सभी बच्चों को किडनैप कर लिया है, पूरे परिवार को। अब वो कैसे इन लोगों के सामने दब कर रहता है, तो शायद इस भूमिका में ऑडियंस ने उनको उतना स्वीकार नहीं किया। हालांकि 36 घंटे को मैं राजकुमार के जीवन की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक मानता हूँ, जिसमें राजकुमार कुछ अलग करते हुए दिखाए जाते हैं। वो इन गिनी चुनी फिल्मों से, जैसे उनके शुरुआती दौर में एक फिल्म है गोदान, लाल पत्थर और 36 घंटे। लेकिन ये सारी फिल्म वो फिल्म है जिनको क्रिटिक्स ने बहुत सराहा है, राजकुमार का अभिनय बहुत सराहा गया है। लेकिन राजकुमार ने अपनी एक इमेज ऐसी बना रही थी कि ऑडियंस उनको कुछ अलग करते देखना ही नहीं चाहती थी। इसका नुकसान 36 घंटे का हुआ और फिल्म उतनी नहीं चली जितना फिल्म को चलना चाहिए था। हालांकि 36 घंटे से एक सफल फिल्म थी, लेकिन ये फिल्म जितनी बेहतरीन थी, इसको और चलना चाहिए था, ये उतनी नहीं चली। खैर, परवीन बाबू को इसमें जितना काम मिला उन्होंने उसमें उसको बखूबी निभाया। लेकिन 1975 में दीवार रिलीज होती है और परवीन बाबू को ए लिस्टेड एक्ट्रेसेस की कैटेगरी में लाके खड़ा कर देती है। और परवीन बाबू वो फीस लेने लगी थी जो हेमा मालिनी लेती थी, जो रेखा लेती थी, जो जीनत अमान लेती थी। उस लेवल पर आगे खड़ी हो गई। और ये जोड़ी अमिताभ और परवीन बाबू की लगातार रिपीट होती है। जिससे इसके बाद ये जोड़ी अमर अकबर एंथोनी में आती है, जो 1977 की हाईली ग्रोसिंग फिल्म है, हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म है। उसके बाद खुद्दार में नजर आती है, देशप्रेमी में आती है। देशप्रेमी में हालांकि परवीन बाबू अमिताभ के ऑपोजिट नहीं थी, वो नवीन नेशनल के ऑपोजिट थी, अमिताभ की बहन की भूमिका में थी। अमिताभ के साथ महान में नजर आती हैं, सुहाग में नजर आती हैं। सुहाग में उनकी जोड़ी शशि कपूर आती है और अमिताभ के साथ रेखा थी। अमिताभ और परवीन बाबू ने एक साथ 8 फिल्मों में काम किया। इन दोनों के अफेयर के किस्से बहुत सुने गए, लेकिन अमिताभ का नाम उसी बीच रेखा के साथ भी जुड़ा था, जीनत अमान के साथ भी जुड़ा था। तो इन बातों को लोगों ने अफवाह मानकर किनारे कर दिया। लेकिन परवीन बाबू के सीरियस रिलेशनशिप के किस्से डैनियल अंजोंगपा, महेश भट्ट और कबीर बदी, इन तीनों के साथ बहुत जुड़े। खैर, इनके अफेयर के बारे में बाद में आएंगे, अभी फिल्मों की चर्चा करते हैं। 70 के दशक में अमर अकबर एंथोनी के बाद अगर देखा जाए तो उसको उस बीच में कई फिल्मों नजर आती हैं। आहुति में नजर आती हैं, आहुति में शशि कपूर सुनील दत्त थे। चोर सिपाही में नजर आती हैं, शशि कपूर और विनोद खन्ना थे। 80 में रजिया सुल्तान आती है। 80 में एक क्रांति आती है। क्रांति में लीडिंग लेडी के तौर पर हेमा मालिनी थी। परवीन बाबू की छोटी भूमिका थी, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, सराहा बहुत किया उनके काम को। 1982 में नमक हलाल में अमिताभ स्मिता पाटिल थे और शशि कपूर और परवीन बाबू की जोड़ी थी। नमक हलाल 1982 की बड़ी सफल फिल्मों में से एक थी। मतलब 80 के दशक की शुरुआत तक परवीन बाबू का स्टारडम अपनी जगह पर कायम था। हर साल वो एक या दो हिट फिल्मों का हिस्सा होती थी। लेकिन जब सब कुछ मिल रहा है, अब बड़े घर में पैदा हुई है, बिना मांगे आपको फिल्मों में इतनी सफलता मिल गई, तो जीवन में कोई न कोई कमी तो रह जाएगी। तो एक कमी परवीन बाबू के जीवन में थी। पहली कमी तो ये कि उनको प्यार नहीं मिल रहा था। कई मर्दों के साथ रिश्ते बने, रिश्ते टूटे, लेकिन कोई ऐसा रिश्ता नहीं बना जिसको लेकर वो जीवन में आगे बढ़ सकें। दूसरा, बीमारी। 70 के दशक के मध्य से परवीन बाबू को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं ने घेरना शुरू कर दिया। मानसिक तौर पर उनको मानसिक बीमारी थी। ये बात है 1978-79 की।
1978 के आखिर की और 79 की शुरुआत की। परवीन बॉबी और डैनी रंजोगोपा सीरियस रिलेशनशिप में थे। डैनी उस दौर में हीरो तो नहीं थे विलेन, लेकिन उनकी हैसियत किसी हीरो से कम नहीं थी। फीस भी लगभग उतनी ही लेते थे, गिनी चुनी फिल्में करते थे, लेकिन कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग होता था और उनका रुतबा किसी स्टार से कम नहीं था। इसीलिए शायद परवीन बॉबी के जैसी स्टार ने उनको पसंद किया था। ये दोनों लिव इन में रहते थे और कहा जाता है कि किसी बात को लेकर इन दोनों में झगड़ा हुआ और परवीन बॉबी को रात के समय लोगों ने बिना कपड़ों के सड़क पर नंगे दौड़ते हुए देखा। ये चकित करने वाली घटना थी। उस दौर में सोशल मीडिया नहीं था, टीवी नया नया आया था, एक न्यूज़पेपर ही था ऐसा जो प्रचार का माध्यम था, इसलिए शायद इस घटना को इतना बल नहीं मिला। हालांकि इस घटना की चर्चा बहुत हुई थी। ये शायद आज का दौर होता तो शायद ये घटना पूरी दुनिया में फैल चुकी होती। इस घटना ने डैनी रंजोगोपा को झकझोर कर रख दिया था और उन्होंने इस घटना के बाद अपने रिश्ते परवीन बॉबी के साथ पूरी तरह खत्म कर लिए। परवीन बॉबी फिर अकेली रह गई। अगला सहारा वो देखती हैं कबीर बेदी के रूप में। कबीर बेदी का खुद ही कहना है कि वो परवीन बॉबी को लेकर गंभीर थे। उनको लेकर इलाज के लिए वो विदेश भी गए थे। पर कबीर बेदी तब हॉलीवुड में अपने करियर की तलाश कर रहे थे। उनको वहाँ सफलता भी मिली, उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, टीवी शोज में काम किया। परवीन बॉबी को लेकर वो अपने साथ विदेश गए, उनके इलाज करवाने की पूरी कोशिश की। आंशिक रूप से इलाज में सफलता भी मिली, लेकिन यहाँ परवीन बॉबी की फिल्में बाकी थी। कई फिल्मों उन्होंने साइन करके रखी थी, उनका काम खत्म करना था। और अब तक स्टार थी तो अपना हिंदी फिल्मों का करियर छोड़ नहीं सकती थी। वो वापस इंडिया आ गई और फिल्मों में काम करना शुरू किया। एक तरफ फिल्मों में काम चल रहा है और दूसरी तरफ बीमारी। अब कबीर बेदी विदेश, परवीन बॉबी यहाँ, रिश्ता फिर टूट गया। फिर परवीन बॉबी ने अपना जीवन साथी तलाश करना शुरू किया महेश भट्ट में, और महेश भट्ट ने भी खुलेआम अपने रिश्तों को स्वीकार किया है। इन तीनों ने, चाहे डैनी रंजोगोपा हो या कबीर बेदी हो या महेश भट्ट हो, सबने परवीन बॉबी के साथ अपने रिश्तों को स्वीकार किया है। महेश भट्ट और परवीन बॉबी का रिश्ता शुरू हुआ। परवीन बॉबी अपने रिश्ते को लेकर गंभीर थे, लेकिन महेश भट्ट पहले से शादीशुदा थे और परवीन बॉबी की सेहत को देखकर महेश भट्ट ने इस रिश्ते से दूर होना ही बेहतर समझा। अपने और परवीन बॉबी के रिश्तों पर महेश भट्ट ने 1982 में एक फिल्म बनाई। फिल्म का नाम था अर्थ। महेश भट्ट की पत्नी की भूमिका में थी शबाना आजमी और प्रेमिका की भूमिका यानी परवीन बॉबी की भूमिका में थी स्मिता पाटिल। 1982 में फिल्म रिलीज हुई और महेश भट्ट की बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाती है। हालांकि परवीन बॉबी ने इस फिल्म पर थोड़ा ऐतराज़ किया था, ऑब्जेक्शन किया था कि आपने मेरी पर्सनल लाइफ को फिल्मों अपनी कहानी में क्यों लेकर आए। लेकिन अर्थ 1982 में रिलीज हुई थी, फिल्म को बहुत सराहा गया था और अर्थ को मैं महेश भट्ट के जीवन की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक मानता हूँ। खैर 80 का दशक शुरू हो चुका था। अगर शुरुआत से बात करें तो 1980 में जैसे क्रांति आती है, क्रांति के बाद नमक हलाल आती है, अर्पण आती है, अशांति आती है। अशांति में परवीन बॉबी मिठुन चक्रवर्ती के साथ थी। उसके बाद जितेंद्र साथ 2 फिल्में आती हैं जैसे रक्षा और बॉन्ड 303। शत्रुघ्न सिन्हा के साथ टेलीफोन आती हैं और अमीर आदमी गरीब आदमी आती है थे। मतलब 1985 तक परवीन बॉबी का करियर बहुत अच्छी तरह चला। 1985 के बाद फिल्मों में इनकी सक्रियता कम हो जाती है। इसके बाद भी हालांकि 1-2 फिल्में आई, जैसे इरादा आई, आकर्षण आई, लेकिन ये वो फिल्में थी जो पहले की इनकी जिनका और काम काफ़ी पहले से चल रहा था, रिलीज होने में किसी कारणवश देरी हुई। इसके बाद परवीन बॉबी अचानक फिल्मों से दूर हो जाती हैं। 80 के दशक के आखिर में अचानक परवीन बॉबी फिर दिखाई देती हैं और अब जिसने परवीन बॉबी को देखा पहचान नहीं पाया।
पूरी तरह से बदली हुई, बढ़ा हुआ चेहरा, बढ़ा हुआ वजन और मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो चुकी। अचानक परवीन बाबी एक इंटरव्यू देती हैं और उसमें कहती हैं कि अमिताभ बच्चन बहुत बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन हैं और वो मुझे मारना चाहते हैं। हालांकि अमिताभ ने इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन ये बात कई महीनों तक चर्चा का विषय बनी रही। बाद में पता चला कि परवीन बाबी का वहम था और इसी घटना के बाद पता चला, पूरी दुनिया को पता चला कि परवीन बाबी अपना मानसिक संतुलन खो चुकी हैं। पूरे 90 के दशक परवीन बाबी यहाँ वहाँ कभी दिखाई थी कि छोटा मोटा कोई इंटरव्यू दे देती हैं, लेकिन उन इंटरव्यू में ये पता चल जाता था कि इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। 90 के दशक के आखिर में शेखर सुमन का एक शो चलता था, उसमें वो परवीन बाबी ने एक इंटरव्यू दिया, उसमें भी कुछ ऐसी उटपटांग बातें की। जीवन ऐसे अपने गति से चलता रहा। 5 दिसंबर 2005 जब परवीन बाबी ने इस दुनिया को अलविदा कहा और मृत्यु के बाद जब उनकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया तो डॉक्टर हैरान थे। 3 दिनों से परवीन बाबी ने कुछ नहीं खाया था, उनके पेट में सिर्फ कुछ अल्कोहल मिला था, बाकी पूरा खाली था। परवीन बाबी वो अभिनेत्री हैं जिन्होंने फैशन को फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग लेवल पर पहुंचाया। अपने दौर की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री, टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में से एक। रुपया, पैसा, सफलता, स्टारडम, जीवन ने उसको सब कुछ दिया, फिर भी एक खालीपन रखा और यही खालीपन उसके जीवन के अंत का कारण बना। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें परवीन बाबी के बारे में। अगले एपिसोड में किसी और महान हस्ती पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।